हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी दोस्तों का हमारी तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आर्या एकेडमी में। तो आज एक बेहतरीन सब्जेक्ट लेकर के हम आप सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं और आज का जो अपना सब्जेक्ट है, नॉन हिंदी का है और ये इसलिए हम आप सबके बीच में लेकर के आए हैं, ताकि जो नॉन हिंदी वाले छात्र हैं, उन्हें भी परेशानी ना हो और उनकी भी तैयारी साथ-साथ में चलती रहे। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव जो हैं, आपके पूरे किताब से लेकर के हैं, जो आपका किसलय किताब है, उस किसलय से यानी कि सभी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी गेस क्वेश्चन हैं। ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से लड़ सकते हैं, तो इसको आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है? और बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, यानी कि 4 पाठ के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से किस पाठ के जो लेखक हैं आचार्य शिव पूजन सहाय हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, खेमा है, दीनबंधु निराला है, विक्रमशिला है, बच्चे की दुआ है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दीनबंधु निराला पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि खुशबू रचते हाथ पाठ की विधा क्या है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाठ की विधा पूछा जा रहा है। तो खुशबू रचते हाथ जो है ये क्या है? यह एक कविता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है जी, चलिए। और कमेंट भी आप लोग करते रहेंगे, अपना प्यारा सा कमेंट भी करते रहेंगे कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर पाठ के रचनाकार कौन है? यहाँ पे एक बार फिर से लेखक का ही नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेढ़व बनारसी जी हैं। यही चिकित्सा का चक्कर पाठ के जो है रचनाकार हैं, इन्होंने ही रचना किया है। अगला प्रश्न है आपका, पीपल पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो पीपल पाठ के जो रचनाकार हैं वह हैं आपके गोपाल सिंह नेपाली। कौन है? जी हाँ, गोपाल सिंह नेपाली। चलिए, तो आपका जो है अगला प्रश्न है, ये आपका व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कहने का ये मतलब है कि संस्कृत भाषा का वो शब्द है और जैसा के तैसा, मतलब जैसा संस्कृत में शब्द है वैसा ही हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो मैंने आप लोग को हिंदी व्याकरण में परिभाषा बताया था कि संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कविता है। यहाँ पे 4 पाठ के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कविता है, कौन सी पाठ कविता है? ठीक है, हौसले की उड़ान है, दीनबंधु निराला है, विक्रमशिला है या फिर पीपल है? तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नरोत्तम दास डॉट 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 हैं, यानी नरोत्तम दास क्या है? कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं या फिर निबंधकार हैं? तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा बात याद रखिएगा कि जो नरोत्तम दास हैं वह एक कवि हैं। क्या है? कवि हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं भाई? महमूद के पास जो हैं 12 पैसे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? तो हामिद ने तो चिमटा खरीदा था, सम्मी ने क्या खरीदा था? तो सम्मी ने खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 10 है कि ठोस का विलोम क्या होगा? ठोस का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे ना 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 बिल्कुल ये वाला होगा भाई साहब, काहे आप लोग। ठीक है, हाँ तरल होगा, बिल्कुल तरल होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुग्ण का विलोम है। तो रुग्ण का मतलब होता है बीमार, रोगी। ठीक है, रुग्ण का मतलब रोगी होता है। तो अब रोगी का विलोम पूछ रहा है, यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो रोगी का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा ना, स्वस्थ। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपका कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य पंक्ति किस पाठ की है? यानी कि ये जो लाइन दिया गया है, ये जो लाइन आप लोग के सामने दिख रहा है, ये लाइन किस पाठ की है? सिंपल सी यही बात है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये लाइन किस पाठ की है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो भी आप समझें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज कब त्याग किया? यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो हैं उन्होंने कॉलेज का त्याग कर दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, कब किया था?
तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मुझे पता है कि बहुत कम छात्रों को ये पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर जो थे 1942 में अपना कॉलेज त्याग दिए थे, यानी कॉलेज छोड़ दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 1452 ईस्वी के आम चुनाव में डॉट 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 से कर्पूरी ठाकुर कहाँ से विजयी हुए। यानी कि इतना तो पता है कि कर्पूरी ठाकुर जीते थे विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, 1952 के चुनाव में जीते थे। कहाँ से जीते थे? ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कहाँ से जीते थे। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जीते थे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से ये जीते थे। 1952 की ईस्वी की बात है। तो अगला क्वेश्चन है आपका खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। यानी खेमा शीर्षक जो पाठ है उस कहानी के केंद्र में क्या है, यानी उस कहानी में क्या बताया गया है? बाल विवाह बताया गया है क्या? नहीं जी। बेमेल विवाह, यह भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, विधवा विवाह भी नहीं बताया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बाल मजदूरी हो जाएगा। बाल मजदूरी को ही खेमा पाठ में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। यानी सिंपल सी बात ये सोचिएगा, 4 ऑप्शन है तो 4 में से 3 ऑप्शन जो हैं सूर्य के पर्यायवाची ही हैं और एक जो ऑप्शन है वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 16 में जो आदित्य दिया गया है यह सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है और अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। तो 17 में पूछा गया कि लोकोक्ति को डॉट डॉट भी कहते हैं। यानी लोकोक्ति को और हम लोग क्या कहते हैं? तो लोकोक्ति को हम लोग ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में कहावत कहते हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति को हम लोग कहावत भी कह सकते हैं या फिर कहावत को हम लोग लोकोक्ति भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? जो छायावादी कविता होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषता क्या होती है? तो जो छायावादी कविता होती है ना, उनमें प्रकृति का चित्रण होता है। यानी कि प्रकृति के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में देखने को मिलता है छायावादी कविता में। तो यही इसकी विशेषता है, प्रकृति चित्रण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का बी हो जाएगा, बापू से। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागद की लेखी, पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन जल्दी दिमाग से उतर जाता है तो आप लोग को याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, ये जो लाइन है ये कबीर जी की लाइन है और कबीर के पद से यह जो है लाइन लिया गया है, यह पंक्ति लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है कागद का अर्थ है। कागद का अर्थ क्या है भाई साहब? बहुत सिंपल है, कागद का अर्थ होता है कागज। ठीक है, कागद का अर्थ होता है कागज। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई साहब ये अपने बिहार की धरती पे ही पैदा हुए थे रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। मन में ठान लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब मन में ठान लेना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है कि पक्का विचार कर लेना। मन में ठान लेना यानी किसी बात को मन में मैंने ठान लिया। ठीक है, यानी जैसे आप लोगों ने मन में ठान लिया है कि आपको 450 लाना है एग्जाम में, तो आपने मन में ठान लिया है, इसका मतलब क्या है कि आपने पक्का विचार कर लिया है कि आपकी 450 एग्जाम में लाना ही है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, पक्का विचार करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्न में कौन सही वर्तनी है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे हम लोग गलती सही करेंगे। श्रृंगार पहले में दिया गया है, दूसरे में भी श्रृंगार, तीसरे और चौथे में भी श्रृंगार ही लिखा गया है। ठीक है, लेकिन कौन सा सही है? अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए वाले को टिक करके चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, अब क्यों गलत होता है ये मैं बता दूं कि जो है यहाँ पे स्र है। ठीक है, क्या है? स्र है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? स्र है और स्र के साथ कभी भी री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, स्र के साथ कभी भी री का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए ये गलत है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा श्रृंगार। क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में ये वाला भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये नीचे वाली जो लाइन है ना, इसमें नीचे वाली लाइन देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से भी आपका श्रृंगार लिखा जा सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन के वकील साहब कैसे व्यक्ति हैं? वकील साहब जो हैं कैसे व्यक्ति हैं? ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं।
ईर्ष्या मतलब देख करके जलना, वो दूसरे को देख करके जलते थे, तो वे ईर्ष्यालु व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति जो है किसने कही थी? मैं स्त्री वध नहीं करूँगा किसने कहा था? ये अशोक ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? अशोक ने कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आप लोग को याद होगा, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का संबंध किससे है? कलिंग का संबंध किससे है? रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा पद्मा से। ठीक है, कलिंग का संबंध पद्मा से है। अगला प्रश्न है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है, किस पाठ में निहित है? यानी कि किस पाठ में ये बताया गया है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में किस पाठ में बताया गया है ये पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की दुआ। ये पाठ का नाम है बच्चे की दुआ। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में 3 शुद्ध हैं और एक जो है ऑप्शन अशुद्ध है, वही आप लोग को चुनना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाई, ये तो सही है। राम ने कहानी सुनाई, ये भी सही है। उसके बाल काले हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? एक वाला ही बच गया। मैंने गुरु जी का दर्शन किया। ठीक है, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी वर्तनी गलत है? 4 ऑप्शन है और कह रहा है किसकी गलत है। अभिलाषा, बारी बारी से एक को देख लेंगे, सिंपल सा है। अभिलाषा जो है सही है, रोशन भी सही है, राकेश भी सही है। ठीक है, तो रोशनी जो है ना गलत है, रोशनी नहीं होता है, रोशनी होता है। ठीक है जी, चलिए अब करें कि नेक का अर्थ क्या है? नेक का अर्थ क्या होता है? तो नेक का अर्थ जो होता है अच्छा होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये तो हलवा जैसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? पंचानन चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानन चौधरी के नौकर को, या फिर उनके मुंशी को? तो प्रश्न संख्या 32 जो है आपका 32 का आंसर बी हो जाएगा। पंचानन चौधरी के जो छोटे लड़के थे उनको सिरचन ने बेपानी कर दिया था। बेपानी करने का मतलब बेइज्जत कर दिया, बोल के उसका जो है ना चुस्की लेना, मजाक उड़ाना, वही बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिरचन को घी की डाढ़ी, डाढ़ी का मतलब होता है खखोरन, याद रखिएगा, डाढ़ी का मतलब खखोरन होता है। तो सिरचन को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद है? तो सिरचन को घी की डाढ़ी के साथ जो है चूड़ा पसंद है। क्या पसंद है? चूड़ा पसंद है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को भी पसंद होगा पता है आप लोग को भी पसंद होगा। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 34 है कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो रांची से हुंडरू की दूरी है वो है 27 मील। कितना? 27 मील है। ठीक है, अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? ये व्याकरण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ पे लगता है? तो वाक्य शब्दांश के बाद में लगता है। ठीक है, शब्दांश के बाद में लगता है। तो यहाँ पे अनु दिया गया है, ये तो सीधा सरासर गलत है। अ भी सरासर गलत है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुकरणीय में, ठीक है, ई ये जुड़ा हुआ है, ई ये प्रत्यय हो गया आपका। अनुरूप में उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो है शब्दांश के शुरुआत में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। अनुरूप, रूप में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है? यानी कि ये जो बात बोला गया है, ये बात किसने बोला था? ठीक है, किसकी बोली हुई बात है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने ये बात बोला था। ठीक है, अच्छी बातें महात्मा गांधी ही बोलते थे, है कि नहीं? चलिए जी, प्रश्न संख्या 38 है कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ डॉट 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 फुट से पानी नीचे गिरता है। सिंपल सा बात ये है कि हुंडरू जलप्रपात जो है उसका पानी कितने कितने फुट नीचे गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा 243 फुट। सिंपल सा याद हो गया? हो गया कि नहीं? चलिए, हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कि ये एक गीत है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। यानी कि ये एक गीत है और पूछा जा रहा है कि यह गीत कौन गाते थे? कौन गाते थे?
4 ऑप्शन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आप लोग को याद होगा, मुझे पता है, बाल गोविंद भगत। और क्यों याद होगा मैं बता दूं क्यों याद होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा बार पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए आप लोग को ये क्वेश्चन जो है याद होगा। अगला प्रश्न है कि किसके पास 15 पैसे थे, ठीक है, तो भाई मेरे पास तो नहीं थे, किसके पास थे, हाँ ये बात है ना, मोहसिन के पास थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है, 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 दिया गया है, तो 8वीं कक्षा में संजू पढ़ती है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, बता सकते हो आप लोग, व्यंग्य का मतलब क्या होता है, मजाक होता है, ठीक है, किसी से मजाक करना, व्यंग्य करना, ये बात होता है। अब पाठ की विधा व्यंग्य है, तो किस पाठ की विधा व्यंग्य है, देखो बाल गोविंद भगत पाठ की नहीं हो सकती, खेमा में भी नहीं, ठेस में भी नहीं, तो व्यंग्य जो है क्या है, चिकित्सा का चक्कर, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पीला अंबर, पीला अंबर यहाँ पे दिया गया है, शायद यहाँ पे पीताम्बर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पीताम्बर होना चाहिए, खैर समझ जाइएगा आप लोग। तो ये है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, कहने का मतलब यही है क्वेश्चन में। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए जी, कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है, यानी कौन ऐसे पात्र थे जो कबीर को साहब मानते थे, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर ए, टिक कर लिया आप लोग, कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, कवि जो भी होते हैं अलग अलग काल के होते हैं, अलग अलग समय के होते हैं, पूछा गया भक्ति काल के कवि कौन है, तो प्रश्न संख्या 45 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर से मैं ऐसे, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए जी, पीला है अंबर जिसका में कौन सा समास है, सिंपल सी वही बात, पीला है अंबर जिसका यानी पीताम्बर, बहुब्रीहि समास, अभी हम लोगों ने किया ना, अभी हम लोगों ने किया। ऐसे ही उलट पुलट कर देता है एग्जाम में तो बस कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन हमें नहीं आप लोगों को होता है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप लोग को तो याद है नहीं, पता नहीं क्या करते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यण स्वर संधि है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही भूलते रहो बेटा, आ जाएगा तुम्हारा 450 अंक, ठीक है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है कि निंदा क्या है, ठीक है, प्रश्न संख्या 48, निंदा क्या है, तो निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, क्या है, बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी। अगर ऐसे तो ईर्ष्या की कोई बेटी बेटी थोड़ी है, लेकिन उस पाठ में बताया गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। निंदा का मतलब समझ रहे हो, चुगली करना, ठीक है, हाँ लड़कियां ज़्यादा करती हैं वही चुगली, चुगली का नाम निंदा होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध 4 साल तक चला था, कौन सा युद्ध। अब आपके दिमाग में बहुत सारे युद्ध आ रहे होंगे, लेकिन सारे युद्ध को साइड में कर देना है और अपने किताब में बस एक ही युद्ध के बारे में दिया गया है और वह है कलिंग का युद्ध, उसको टिक कर देना है, सिंपल सी बात, ठीक है, क्योंकि किताब से बाहर से तो नहीं आएगा क्वेश्चन, और किताब में जितना दिया गया है वो कलिंग का युद्ध है, वही युद्ध 4 साल चला था। ऐसे भी बहुत सारे युद्ध थे जो 4 साल तक चले थे, ठीक है ना, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, वैसे आप लोगों के पास दिमाग है भी नहीं, क्या लगाइएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से कमेंट कर लीजिए, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और जिसका भी कमेंट सही आ रहा है, जिसका भी आंसर सही आएगा, आप लोग को एक प्यारा सा इनाम देंगे हम, ठीक है, एक प्यारा सा इनाम देंगे। तो चलिए कमेंट करके आप लोग बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये आपके जो हैं 50 क्वेश्चन यहाँ से पूरे होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा और अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा। चलिए, तो अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे अपने प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर्या एकेडमी पर। थैंक यू।